नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक, एक नई सब्जेक्ट पर लेकर के आया हूं। आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। आज मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद में जब सिलेबस का हम डिस्कशन कर लेंगे तो आगे से मैं नेक्स्ट उसमें आप क्लास स्टार्ट कर दूंगा इसकी। और हम टॉपिक से यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत को जानने के, समझने के क्या क्या स्रोत हैं हमारे पास, उनको हम जानेंगे। वहाँ से हम शुरुआत कर देंगे अपने चैप्टर की। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए हम समझते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। ये रणनीति मैं आपको समझाऊंगा और आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। यानी जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए अब हमसे कोई पूछता है कि भाई प्राचीन भारत है, उसको जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, तो सबसे पहले जो टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी जो प्राचीन भारत है उसको जानने के स्रोत क्या क्या हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी स्रोत क्या हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पाषाण युग था। पाषाण युग था तो पाषाण युग में पत्थर बनते थे, पत्थर के हथियार थे, पत्थर के औजार थे। तो हम जान सकते हैं कि उस समय के जो पत्थर के हथियार हमें मिले, उनसे हम जान सकते हैं कि उस समय का मानव किस प्रकार से निवास करता था, है ना। इसके बाद में जैसे वैदिक युग आया था, वैदिक युग में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं कुछ उसके, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ये सारी चीज़ें हमें मिली। इनसे हम जान सकते हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार का था, उस समय का मानव किस तरीके से जीवन यापन करता था, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उस समय के धार्मिक शासन धार्मिक पद्धतियां किस प्रकार की थी। ये सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं उससे। और आगे देखें तो हम उसके बाद में सिक्कों का भी प्रचलन हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से जानेंगे जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब। इसी में सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है उसका प्रारंभ कब हुआ और किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ, जिन परिस्थितियों में उसका प्रारंभ हुआ उसके कारण क्या थे। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा युग आया था पाषाण युग। पाषाण यानी कि पत्थरों का युग था, पत्थरों का युग था। तो पाषाण युग जो था दोस्तों, पाषाण युग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसको कर सकते हैं पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ठीक है ना दोस्तों। जो पुरा पाषाण युग है इसको भी हम अगर आगे चल के और 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा पुरा पाषाण युग को, तब आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ मैं बस सिलेबस की आपको बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसी में जब हम आगे देखते हैं जो पाषाण युग है, पाषाण युग के बाद अगर हम देखें यहाँ पे जब दूसरा जो युग था वो आया है हमारा धातु युग। कौन सा युग? धातु युग। पाषाण युग के बाद यानी पत्थर के हथियार बनते थे, इसके बाद आया धातु युग। इसमें धातु यानी धातुओं का आविष्कार हो गया था। तो धातु युग में सबसे पहले आया ताम्र पाषाण युग। देखिए ताम्र यानी कि तांबा और प्लस पाषाण यानी कि नव पाषाण के बाद में धातु युग आ रहा है यहाँ पे ताम्र पाषाण युग, यानी तांबा और पाषाण यानी कि तांबा और पत्थर के औजार मिले थे उस समय पे। इसके बाद आया ताम्र युग, यानी कि पत्थर को खत्म कर दिया हो गया, यानी कि तांबे का ज़्यादा प्रयोग होने लगा तो उसे बोला गया ताम्र युग। इसके बाद आता है हमारा कांस्य युग, यानी कि कांसे का युग, यानी उस समय कांसे के हथियार बनने लगे, कांसे के हथियार बन गए, कांसे के ही बर्तन मिलने लगे उस समय पे। फिर आता है इसके बाद में लोह युग, यानी कि लोहे का युग, यानी लोहे का आविष्कार हो गया था तो लोह युग उस समय प्रारंभ हो चुका था। तो दोस्तों हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता के प्रारंभ में पाषाण युग को और धातु युग को, और इनके जो पार्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे। जब देखिए लोह युग का प्रारंभ हुआ तो इसी के बाद में एक नई सभ्यता विकसित हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसे हम बोल सकते हैं हड़प्पा की सभ्यता।
क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, जिसका जो टाइम पीरियड था वो दोस्तों वो था 2500 से 1750 यानी 1750 बीसी, यानी कि बीसी यानी ईसा पूर्व यानी आज से अगर हम देखें तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी की सभ्यता का समय था। दोस्तों कहीं कहीं ये 1700 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है किताबों में, तो इसे आप लगभग में लेके चलिए, लेकिन ज़्यादातर जो है वही मान्य है 1750 ईसा पूर्व। क्लियर? तो ये था हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी के जो लोग थे किस प्रकार के लोग थे, उनका व्यवसाय किस प्रकार का था, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, उनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो उनके बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर क्या कारण रहा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई, यानी कहा तो यह जाता पूरी तरीके से विलुप्त हो गई, लेकिन वो पूरी तरीके से विलुप्त ना होकर के एक विकसित अवस्था में आ गई थी धीरे धीरे। ठीक है ना? अब इसी के बाद एक नया टॉपिक आता है वैदिक युग या वैदिक सभ्यता। दोस्तों जैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता 1750 ईस्वी में फिनिश खत्म होती है, तो देखिए ध्यान से समझना है, 1750 ईस्वी में ईसा पूर्व में जब सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन होता है, इसके बाद वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये 250 वर्ष में क्या हुआ होगा, यहाँ पे जानने वाली बात है कि ये जो 250 वर्ष थे, अंतर था कि 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो रहा है और जबकि 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का उदय हो रहा है। तो 250 वर्ष में क्या रहा होगा? तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो 250 वर्षों में ये अपने पतन की तरफ अग्रसर थी, लेकिन पूरी तरीके से पतन नहीं हुआ। लेकिन जो 250 साल थी इसी में इसके समानांतर कुछ अन्य सभ्यताएं भी विकसित होती रही थी। तो जब मैं आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा 1750 ईसा पूर्व तक 2500 से, इसके बाद का जो टाइम पीरियड है 250 वर्ष का, उसको भी मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा आपके सामने। क्लियर? तो वैदिक सभ्यता को समझते हैं। अब जो वैदिक सभ्यता थी, चौथा चैप्टर हमारा आएगा वैदिक सभ्यता, जो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में आएगी। ठीक है ना? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना? 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है उसका ऋग्वैदिक काल का समय है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को। तो देखिए ऋग्वैदिक काल की जानकारी का जो स्रोत है हमारे पास वो है ऋग्वेद, यानी कि जो हमारा वेद है ऋग्वेद जो है हमें ऋग्वेद काल की जानकारी देता है। तो हम जानेंगे कि इस समय के लोगों का व्यवसाय कैसा था, यानी कि आर्थिक जीवन कैसा था, जीवन यापन कैसे करते थे, उनका समाज किस प्रकार का था, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी और उनके धार्मिक क्रियाएं किस प्रकार की थी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगला इसी में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग आ जाता है, यानी उत्तर वैदिक काल। यानी इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सारी चीजें यहाँ पे आना शुरू हो गई थी और यहीं पर आकर के उपनिषदों का, अरण्यकों, इनका सबका उदय हो जाता है, यानी कि वेदों से पुराण आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, यहीं पे उनकी रचना होती है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वैदिक काल कैसा था और उत्तर वैदिक काल क्या था, इनके बीच में समानता क्या थी और अंतर क्या था, यानी ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आने में क्या क्या परिवर्तन आए उसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब अगला पॉइंट इसी में हम पढ़ेंगे प्राक मौर्य युग। प्राक मौर्य युग दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत जगह देखा होगा कि इस जगह पे लिख देते हैं बुद्ध युग, है ना, वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैंने आपको समझाया यहाँ पे टॉपिक का नाम है प्राक मौर्य युग, यानी जो मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश से पहले जो समय था उसे हम बोल देते हैं प्राक मौर्य युग। इसके बाद आता है मौर्य युग और मौर्य युग जब खत्म होता है तो इसके बाद आता है क्या आपका उत्तर मौर्य युग। क्लियर? या मौर्योत्तर युग बोल देते हैं उसे। तो देखिए हम प्राक मौर्य युग की बात करते हैं हम, तो प्राक मौर्य युग कब तक है? 600 से लेकर 320 ईसा पूर्व तक है।
प्राक मौर्य युग। तो देखो यहाँ पे ये समझना है कि जो 600 ईसा पूर्व में यहाँ पे उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा है, इसके बाद ही प्राक मौर्य युग शुरू हो रहा है। वो है आपका 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व। देखो दोस्तों 320 ईसा पूर्व मैंने आपको बताया, लेकिन अगर कहीं बुकों में उसको समझेंगे तो वहाँ कहीं भी 321 भी लिखा हुआ है, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आप लगभग में उसको मान के चले 320-21। क्लियर। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राक मौर्य युग के अंतर्गत जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय, यानी जैन धर्म का उदय और बौद्ध धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, इसके क्या कारण थे, जैन धर्म के उदय के क्या कारण थे, बौद्ध धर्म के उदय के, और ये आगे चल करके कितने विकसित हुए, इनका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, उस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। इसी में फिर आता है हमारा महाजनपद। देखिए उसी समय में महाजनपदों का उदय हो गया था, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। जैसे मगध महाजनपद था, उसमें चेदी महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद था। तो हम इसमें से मेन को कुछ को पढ़ेंगे और उन जनपदों की राजधानियों के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। क्लियर। इसी में आगे अगर देखेंगे तो इसी समय में ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण शुरू हो गए थे। प्राक मौर्य युग में ईरान का और ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, यानी सिकंदर का आक्रमण उस समय पे ईरानियों के आक्रमण हुए, मकदूनियाई सिकंदर का आक्रमण उसी समय पर होता है। तो दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि सिकंदर भारत आया उसके क्या कारण थे, सिकंदर के भारत आने के क्या प्रभाव हुए उसके। तो इस चीज को हम जानेंगे कि सिकंदर भारत आया उसके क्या कारण थे और सिकंदर के भारत आने का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर। अगला इसी के बाद आ जाता है हमारा मौर्य युग। मौर्य युग देखिए ध्यान से, जब प्राक मौर्य युग खत्म होता है 320 ईसा पूर्व में, तो 320 ईस्वी से ही 220 ईसा पूर्व तक के लिए मौर्य युग शुरू हो जाता है, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है, नंद वंश का अंत करके, घनानंद का। ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बारे में जानेंगे, फिर अशोक के बारे में जानेंगे, फिर और उसके आगे के जो आए हैं शासक, दशरथ हो गया, उनके बारे में जानेंगे। तो हम पूरी तरीके से मौर्य युग को जानेंगे कि मौर्य युग में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों अगला हमारा 7वां जो चैप्टर है वो है हमारा उत्तर मौर्य युग, यानी कि 6वां जो चैप्टर था वो था हमारा मौर्य युग, जिसमें हम आपके चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को तथा उसके बाद आने वाले जो शासक थे जैसे दशरथ थे उनको पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा उत्तर मौर्य युग, या इसे कह सकते हैं मौर्योत्तर युग, यानी मौर्यों के बाद का युग, जो था हमारा 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पर। अब आगे हम यहाँ पर हम उत्तर मौर्य युग जो था उसमें 2 तरीके के शासन पढ़ेंगे, एक तो उत्तर भारत के राज्यों में शासन और दूसरा था दक्षिण भारत में शासन। यानी उत्तर भारत के जो राजवंश थे, यानी उत्तर भारत के जो राजवंश थे उनमें आते हैं आपके जैसे शुंग वंश, दूसरा जैसे कर्ण वंश। फिर इसके बाद में हमारे यहाँ पर क्या हुआ, कर्ण वंश के बाद में आप यहाँ पे देखिए विदेशियों के आक्रमण यहाँ पे हो रहे हैं। यानी कि इससे पहले जब हमारे यहाँ पे सिकंदर का आक्रमण तो विदेशियों का हो ही चुका था पहले, कर्ण वंश यानी मौर्योत्तर युग में भी हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ है। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे कि हिंदू यूनानियों का जो आक्रमण हुआ, इससे भारत की सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति पर और धार्मिक स्थिति पर क्या परिवर्तन आया यहाँ पर, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला इसी में है शक वंश आएगा, इसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम कुषाण वंश को पढ़ेंगे इसमें से, यानी कि उत्तर भारत के जो मौर्योत्तर राजवंश है उनमें शुंग वंश, कर्ण वंश, हिंद यूनानी, शक और कुषाणों को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। अगला इसी में है कि दक्षिण भारत के, यानी दक्षिण भारत के राजवंश, यानी कि जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया, उनमें थे आपके सातवाहन, जिनको हम आंध्र सातवाहन शासक भी कहा जाता है। यानी कि इनको आंध्र सातवाहन वंश ने शासन किया था, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद थे बाकाटक वंश था, उसको हम पढ़ेंगे। फिर इसमें चेदी वंश को हम पढ़ेंगे, बाकाटक, सातवाहन, बाकाटक और चेदी वंश को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ। देखो चेदी वंश का नाम आपने महाभारत के अंदर भी सुना होगा, उसमें शिशुपाल जो था चेदी नरेश, जिसे बोला गया था कि शिशुपाल चेदी नरेश था, है ना। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देखो दक्षिण भारत में ही एक हमने नाम दिया था संगम युग का। संगम युग में 3 शासक आए थे, 3 वंशों का आया था, चेर, चोल और पांड्य।
यानी चेर, चोल और पांडे ये संगम युग के इतिहास में आते हैं इसी में, लेकिन है मौर्योत्तर युग का ही, और दक्षिण भारत में है, इसको संगम युग में पढ़ते हैं हम, चेर, चोल और पांडे युग को, वंश को। क्लियर। अब दोस्तों इससे आगे आता है हमारा मौर्योत्तर युग, खत्म हो जाता है, और इसके बाद आता है हमारा गुप्त युग, यानी कि गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो शासन रहा था लगभग 300 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का शासन रहा था गुप्त युग में। हम गुप्त युग को अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा गुप्तोत्तर युग। गुप्तोत्तर युग आता है 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक, 750 ईस्वी तक गुप्तोत्तर युग। यानी कि जैसे देखो मौर्य युग के बाद आता है मौर्योत्तर युग, उसी तरीके से गुप्त युग के बाद आता है गुप्तोत्तर युग। इसमें हम पढ़ेंगे फिर उसी तरीके से उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारतीय राज्य, यानी कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र था उस पर किस किस वंश ने शासन किया और दक्षिण भारत में किन किन वंशों ने शासन किया। तो देखिए गुप्तोत्तर युग में उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश ने शासन किया। इसके बाद आए मौखरी, फिर आए गौड़ शासक, फिर हर्षवर्धन का युग था। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन युग है। और भी छोटे छोटे वंशों ने शासन किया था, जब मैं आपको इसकी क्लास लूंगा तो डिटेल में उनको समझाऊंगा मैं आपको, है ना। लेकिन ज़्यादातर हमें फोकस करना है पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन के युग पर, क्योंकि ज़्यादातर इतिहास में अगर प्राचीन भारत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन के युग से ही ज़्यादातर आते हैं। अब इसी में हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में थे चालुक्यों का शासन था, जिनमें हम बोलते थे बेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। ये अलग अलग शासन नहीं, एक ही शासक थे, वंश अलग अलग बना दिए गए थे। इसमें बेंगी के चालुक्य, वातापी, कल्याणी के चालुक्य। अब इसी में दक्षिण भारत में एक पढ़ेंगे हम पल्लव वंश को, यानी कि इसमें पल्लव वंश को पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में दोस्तों, है ना। तो यानी समझ में आया कि गुप्तोत्तर युग में उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में जिन जिन वंशों ने शासन किया था उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे दोस्तों। अब हमारा इसी में प्राचीन भारत में 10वां चैप्टर है। इसके बाद में जब गुप्तोत्तर वंश खत्म होते हैं, गुप्तोत्तर के बाद आता है सिंध पर अरब आक्रमण। देखिए यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण, यानी कि अरब वासियों का आक्रमण, मुस्लिम आक्रमणकारी आना शुरू हो गए थे भारत के अंदर, यानी सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो सिंध पर अरबों के जो आक्रमण हुए उसका कारण क्या था। पहला चीज हम ये जानेंगे, पहली बात कि सिंध पर अरबों के आक्रमण के क्या कारण थे। उसके बाद जानेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण हुए थे, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानेंगे। अब इसने जब सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरब वासियों ने, तो उस विजय के क्या परिणाम हुए भारत के ऊपर, इस बात को हम जानेंगे। यानी कि 10वें चैप्टर में हम जानेंगे सिंध पर अरबों का आक्रमण, इसके कारण क्या थे, मोहम्मद बिन कासिम आया उसके बारे में, और सिंध पर उन्होंने विजय प्राप्त की अरब वासियों ने, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब इसी में अगला पॉइंट है 11वां चैप्टर है उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। देखिए जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, उस समय पर भारत में हमारे भारतवासियों का यानी उनका भी शासन था। तो उस समय उत्तर भारत में कौन कौन से शासक थे, राजवंश थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए उसी समय पर कन्नौज का युद्ध हुआ था, त्रिस्तरीय युद्ध था यहाँ पर, है ना। इसके बारे में हम जानेंगे कि त्रिस्तरीय जो युद्ध हुआ था कन्नौज का, क्यों हुआ था ये। इसी में सेकंड पॉइंट जानेंगे कि बंगाल के शासक थे उस समय पाल वंश और सेन वंश, इनके बारे में जानेंगे। इनका जो शासन था वो बंगाल के अंदर था, पाल वंश और सेन वंश, इनके बारे में जानेंगे कि पाल वंश की स्थापना किसने की और सेन वंश की स्थापना किसने की, पाल वंश के क्या रोल रहा भारत में और सेन वंश का क्या रहा। इसके बाद जानेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन आया हमारे यहाँ पे, तो उसको जानेंगे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है राजपूत शासन, यानी कि हमारे राजपूत शासक जो थे उनके बारे में जानेंगे कि राजपूतों का राज्य कहाँ कहाँ तक था और राजपूतों ने किस प्रकार से भारत में शासन किया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों भारत में फिर इसके बाद तुर्कों के आक्रमण होना शुरू हो गया है, यानी तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्कों की भारत विजय के बारे में जानेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ेंगे जो भारत पर आक्रमण किया, फिर पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण यानी तुर्कों के आक्रमण के परिणाम क्या हुए इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसी समय जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था तो एक लेखक थे, विद्वान थे अलवर्नी, उन्होंने भारत के बारे में लिखा था और उसके बारे में जानेंगे कि अलवर्नी ने भारत के विवरण के बारे में क्या लिखा,
भारत का क्या विवरण दिया, उसके बारे में हम अलग से जानेंगे। देखिए, जब उत्तर भारत के राजवंश थे उस समय पे, तो दक्षिण भारत में भी कुछ वंश थे जिनको हम जानेंगे कि दक्षिण भारत के राजवंश, इसमें महत्वपूर्ण है राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। दोस्तों, जो उत्तर भारत के राजवंश यानी कि ये कन्नौज, बंगाल, गुर्जर प्रतिहार, ये सब थे, तुर्कों के आक्रमण हुए। इसके बाद में हमारा ये समय जो है, यहाँ तक जो दक्षिण भारत के राजवंश ये 1206 तक पहुँचता है, और 1206 से आप समझते हैं कि वहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, ममलूक वंश, तो वो पहुँच जाता है मध्यकालीन भारत के अंदर। तो ये जो सिलेबस मैंने आपको समझाया, ये सभी 12 चैप्टर जो थे दोस्तों, ये थे आपके प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर। अब हम इन सभी चैप्टरों को एक एक चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनको एक एक टॉपिक को अच्छे से और डिटेल में स्टडी करते हुए चलेंगे, और प्रत्येक टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे, और कितने आने की संभावना है उनमें से, और कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से चलेंगे कि जैसे कोई एक चैप्टर, पहला अगर हम चैप्टर लेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता ही मान लेते हैं, उससे पहले तो हम स्रोत भी पढ़ेंगे, है ना, पुरापाषाण युग भी पढ़ेंगे। तो पुरापाषाण युग जैसे हमने पढ़ लिया, पुरापाषाण युग से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, और उनसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का पूरा सिलेबस, जिसको हम अब आगे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्लास 1 से, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर हमारा ये जो टॉपिक है, अगर सिलेबस आपकी समझ में आया है और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्लास हमारी पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जिससे क्या है कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं तो हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है उससे, और हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं क्लास लेने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।